सरला बहू सुन, 3 दिनों के बाद तेरे ससुर जी का श्राद्ध की तिथि है। सब तैयारी करनी शुरू कर दे, साफ सफाई कर ले। सब कुछ ठीक से होना चाहिए, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। सरला ने अपनी सासू माँ की बात सुनकर जवाब देना शुरू किया। मम्मी जी, रेनू दीदी और अपने दामाद जी से बोलिए कि आकर सारी तैयारी कर ले और पापा जी का श्राद्ध भी आकर कर दे। ये सुनकर सासू माँ बहुत तेज गुस्सा हो गई और बोली, सरला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? रेनू और दामाद जी क्यों तेरे ससुर जी का श्राद्ध करेंगे? ये तेरी और तेरे पति यानी कि मेरे बेटे की जिम्मेदारी है, ना कि बेटी और दामाद की। समाज के कुछ नियम कानून होते हैं। बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती है और अपने ससुराल के रीति रिवाज और जिम्मेदारियां निभाती हैं। अच्छा मम्मी जी, समाज के कुछ नियम होते हैं तो समाज का ये भी नियम तो होता है कि शादी के बाद बेटी को उसके ससुराल की संपत्ति में बहू के रूप में हक मिलता है, ना कि मायके की संपत्ति में। फिर आपने कैसे पिछले साल अपनी सारी संपत्ति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, जब सारी जिम्मेदारियां हम दोनों ने निभाई है और आगे के भी सारे फर्ज हम दोनों निभाएंगे तो हक भी हमें ही मिलना चाहिए। क्या किया था रेनू दीदी ने आप लोगों की सेवा के लिए या पापा जी की सेवा के लिए? सासू माँ और भी तेज गुस्से में बोली, बकवास मत कर सरला, ये कानून का फैसला है कि बेटियों को मायके की संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए। अच्छा मम्मी जी, तो जब दिल किया कानून का फैसले को सही मान लिया और संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया, और जब दिल किया समाज के नियमों को सही मान लिया और सारी जिम्मेदारियां बेटे और बहू के सिर पर डाल दी। जब हक बराबरी का लिया है तो जिम्मेदारियां भी बराबरी की निभानी ही पड़ेगी। मैंने अपने मायके में कोई हिस्सा बंटवारा नहीं करवाया और ना ही कुछ लिया है, तो मैं जब भी मायके जाऊंगी मेरे भाई भाभी मुझे पलकों पर बिठाकर मेरी आव भगत करेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए उनकी बहन हूँ, ना कि पट्टीदार। लेकिन आपकी बेटी ने पट्टीदार बनकर पूरा बराबर का बंटवारा करवाया है, तो अब वह हमारी बहन नहीं बल्कि भाई है। तो जब हक बराबर कर लिया है तो जिम्मेदारियां भी बराबर ही निभा ले। और हाँ, पापा जी जब बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे ना, उस वक्त अस्पताल का सारा बिल हमने अकेले भरा था। वह हमारे पिता थे, हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमने अपना फ़र्ज़ पूरी जिम्मेदारी से निभाया था। लेकिन अब हमें भी समझ में आ गया कि हम उनकी इकलौती संतान तो नहीं थे और फ़र्ज़ तो सारी संतानों का बराबर का बनता है, तभी तो पुण्य भी बराबर का मिलेगा। तो पापा जी के अस्पताल का बिल भी मैं रेनू दीदी को भिजवा रही हूँ, ताकि आधे पैसे वह हमें देकर अपनी बराबर की जिम्मेदारी और बराबर का फ़र्ज़ पूरा कर ले और बराबर का पुण्य भी प्राप्त कर ले। पापा जी का श्राद्ध पापा जी के गुजरने के बाद से लगातार मैं और आपका बेटा कर रहे हैं, लेकिन अब सारा धर्म कर्म हम तो नहीं करेंगे। आपके दूसरे बेटे, माफ़ कीजिएगा, आपके लिए आपकी बेटी का भी तो कुछ फ़र्ज और जिम्मेदारियां हैं, तो आप उन्हें फ़ोन कर दीजिए और बोल दीजिए आकर अपने फ़र्ज़ निभा ले। हमने अपने फ़र्ज़ बहुत निभा लिया और अब मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी। और हाँ, जब आपकी बेटी हमारे लिए हमारा भाई आए तो उससे ये भी कह दीजिएगा कि इस घर का आधा हिस्सा जो उन्होंने ताला मार कर रखा है उसे खोलकर साफ सफाई करके अपना रहने खाने का इंतज़ाम उसमें कर ले। यहाँ उनकी कोई सेवा नहीं होने वाली। और हाँ, अगले महीने जो आप अपने आँखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने वाली हैं, उसके लिए अपने दूसरे बेटे यानी कि आपकी बेटी और दामाद, उनको पहले ही बता दीजिएगा, ताकि उस वक्त वे लोग
यहाँ आकर आपकी सेवा कर सके। आखिर उनके भी तो कुछ फ़र्ज़ और जिम्मेदारियाँ हैं, सिर्फ हक थोड़े ना होते हैं। थोड़ी जिम्मेदारियाँ भी तो निभानी ही पड़ती है, कहकर सरला अपने कमरे में चली गई। बहुत दिनों का दिल में भरा हुआ गुबार आज उसने निकाल दिया था। पता था करना तो सब उसे ही पड़ेगा, पर कम से कम सासू माँ को आईना तो आज उसने दिखा ही दिया था। दोस्तों, अब दूसरी कहानी। अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता, 90 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए, डॉक्टर ने जयदेव के पिता को देखते हुए कहा। डॉक्टर साहब, कुछ तो तरीका होगा, आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, जयदेव ने चिंतित स्वर में कहा। जयदेव बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर कोई दवा नहीं है, और इन्हें लिक्विड देते रहिए जो इन्हें पसंद हो। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अपना बैग समेटा और बाहर निकल गए। अपने पिता की हालत से जयदेव बहुत चिंतित था। उसे ये सोचकर ही बेचैनी होती थी कि पिता के बिना जीवन कैसा होगा। माँ के गुजरने के बाद अब सिर्फ पिता का आशीर्वाद ही था जो उसे जीने की ताकत देता था। उसे अपने बचपन और जवानी के दिन याद आने लगे, जब पिता हर दिन कुछ ना कुछ लेकर घर आते थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, मानो आसमान भी दुखी हो। जयदेव ने खुद को संभाला और पत्नी मीना से कहा, मीना, आज सबके लिए मूंग दाल के पकोड़े और हरी चटनी बना, मैं बाज़ार से जलेबी लेकर आता हूँ। मीना ने दाल पहले ही भिगो रखी थी, इसलिए वह भी तुरंत काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से पकोड़ों की खुशबू आने लगी। जयदेव भी जलेबियाँ लेकर घर लौट आया था। उसने जलेबी रसोई में रखी और पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर जयदेव बोला, पापा, आज आपकी पसंद की चीज़ें लेकर आया हूँ, थोड़ी सी जलेबी खाएंगे? पिता ने धीरे से आंखें झपकाई और हल्की मुस्कान दी। वह धीमी आवाज़ में बोले, पकोड़े बन रहे हैं क्या? हाँ पापा, आपकी पसंद की हर चीज़ अब मेरी भी पसंद है। मीना, ज़रा पकोड़े और जलेबी तो ले आओ। जयदेव ने आवाज़ लगाई। मीना प्लेट में पकोड़े और जलेबियाँ लेकर आई। जयदेव ने एक पकोड़ा उठाकर पिता को दिया। लीजिए पापा, एक और लीजिए। उसने कहा, बस अब पेट भर गया, थोड़ी सी जलेबी दे दो। पिता बोले। जयदेव ने जलेबी का एक छोटा टुकड़ा उठाकर उनके मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देख रहे थे। जयदेव, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हो गया। पिता बोले, पापा, आपको तो सेंचुरी पूरी करनी है, आप मेरे तेंदुलकर हो। जयदेव की आंखों में आंसू आ गए। पिता मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पेवेलियन में इंतज़ार कर रही है, अगला मैच खेलना है, मैं तुम्हारे बेटे के रूप में लौटूंगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिता उसे देखे जा रहे थे। जयदेव ने प्लेट एक तरफ रख दी, लेकिन पिता की आंखें लगातार उसकी ओर टिकी रही। अब उनकी आंखें भी नहीं झपक रही थी। जयदेव समझ गया कि पिता की जीवन यात्रा पूरी हो चुकी थी। तभी उसे याद आया कि पिता अक्सर कहते थे, श्राद्ध पर कौवा बनकर खाने नहीं आऊँगा, जो खिलाना है अभी खिला दे। माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।